Hello, assalamu alaikum. Students, I hope all of you will be fine. आज हम बात करेंगे जी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसे हम बीटा भी कहते हैं। जिस तरह हम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की बात कर चुके हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर में, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, और उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर था जो कि आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट के बराबर था, वो था अल्फ़ा। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्यों हम सिर्फ करंट्स को लेते हैं। बीजेटीज़ में हम करंट्स को लेते हैं, करंट की एम्प्लीफिकेशन को देख रहे हैं, जबकि वोल्टेज की एम्प्लीफिकेशन को हम नहीं देख रहे। हम यहाँ पे ज़्यादातर करंट्स को देख रहे हैं, आई ई, आई बी, आई सी, जबकि हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वी सी सी, वी ई, जो कि बैसिंग वोल्टेजेस हैं। इसके अलावा इनपुट पे जो वोल्टेज है वी बी ई है, आउटपुट पे जो वोल्टेज है वी सी ई है, वी सी बी है। इन सारी वोल्टेजेस को हम नहीं देख रहे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारे पास जो एम्पलीफायर है वो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वो एज एन एम्पलीफायर या एज ए ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो एक करंट जो है करंट की बेस पे काम करता है। आप इसे कह सकते हैं कि इसकी एम्प्लीफिकेशन में, इसके कैरेक्टरिस्टिक में, इसको जो रन करता है वो करंट है। ठीक है जी, ये करंट की बेस पे काम करता है, इसलिए हम करंट्स को देख रहे हैं। ओके, इसलिए इस ट्रांजिस्टर को करंट ड्राइविंग ट्रांजिस्टर कहा जाता है। बीजेटीज़ को, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को हम करंट ड्राइविंग ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो आज हम जिस पैरामीटर की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास बीटा। ठीक है, बीटा को हम देखेंगे। तो बीटा हमारे पास अगेन एक और पैरामीटर है जो हमें आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट के बारे में बताता है। सो हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट करंट है वो है बीटा करंट। ठीक है, और आउटपुट करंट है जो कि हमें मिल रही है, जो कि हमें रजिस्टर पे मिलती है आर सी के ऊपर। वो क्या है? वो है हमारे पास आई ऑफ सी। ये आई ऑफ सी। ठीक है, अगर मैं इसे ठीक तरह से बनाऊं कि अगर मैं इसे दोबारा ठीक तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाऊं तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास कुछ इस तरह की होगी। ये मेरे पास एमिटर हुआ, ये कलेक्टर है और ये है बेस। ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास एक रेजिस्टर होता है जिसे मैं कहता हूँ आर ऑफ सी। ठीक है जी, ये आर ऑफ सी कनेक्टेड होता है यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स के साथ। ओके, और ये जो मेरे पास रजिस्टर है ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है इस तरह। ये मेरे पास जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है। इस NPN ट्रांजिस्टर में मैं रिवर्स बायस कर रहा हूँ एमिटर, कलेक्टर एमिटर को से रिवर्स बायस कर रहा हूँ और इनको मैं यहाँ पे करता हूँ ग्राउंड। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक और रेजिस्टर होता है जिसे मैं कहता हूँ आर ऑफ बी। ये चीज़ें हम बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी आपको बताने का मकसद है कि कैसे काम करता है। तो यहाँ आर ऑफ बी होता है और इस आर ऑफ बी के साथ यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करने के लिए एक और वोल्टेज सोर्स होता है। इसे हम कहते हैं VBB। This is plus, this is minus. For forward biasing this junction, similarly इस वोल्टेज सोर्स को कहते हैं हम VCC। This is minus, this is plus। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो इनपुट करंट होती है वो ये करंट होती है। दिस इज द इनपुट करंट एंड दिस इज आई ऑफ बी।
हम रजिस्टर क्यों लगाते हैं? रजिस्टर पे लगाने की वजह हमारे पास करंट लिमिट करना होता है। अगर हम रजिस्टर न लगाएं तो ये इनपुट जंक्शन जो है ये इसे इनफाइनाइट करंट देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हमारे पास आ जाएगा और हाई पावर डिसिपेशन की वजह से ट्रांजिस्टर जल जाएगा। इसी तरह ये जो है ये हमारे पास जो करंट प्रोवाइड करता है हमें, उसे कहा जाता है IFC। ठीक है, ये हमारे पास करंट्स को प्रोवाइड करता है। अब इनकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेजेस भी डेवलप होती हैं, जिससे प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे VB डेवलप होती है जो कि बराबर होती है RB IB के। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास जंक्शन है, तो उस जंक्शन में यहाँ पे बेस और एमिटर के दरमियान में भी एक वोल्टेज डेवलप हो रही है विच इज़ कॉल्ड VBE। ओके, दिस इज कॉल्ड VBE। और चूंकि ये दो भी जंक्शन मेरे पास कनेक्टेड हैं, अगर आप देखें ये भी है कलेक्टर और एमिटर, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज डेवलप होती है जिसे कहा जाता है VCE। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों जंक्शंस को सेपरेटली लेते हैं। जब आप किसी भी कॉमन एमिटर की या कॉमन कलेक्टर की, कॉमन बेस की, जिसकी भी बात करते हैं, तो आप इन दोनों जंक्शंस को सेपरेटली लेते हैं। जब आप इन दोनों जंक्शंस को सेपरेट ले लेते हैं तो फर्स्ट अगर आप देख लें, फर्स्ट आप इस बेस जंक्शन को देखें, इस जंक्शन को अगर मैं लेट मी चेंज द कलर, रेड कर लेता हूँ। अगर आप इस जंक्शन को सबसे पहले देखें तो इस जंक्शन की इक्वेशन मेरे पास क्या होगी? अगर आप इस जंक्शन में KVL को अप्लाई करें, यहाँ पे करंट क्या है? IB करंट है जो कि पूरे मैं इसमें ले रहा हूँ, और इसमें वोल्टेजेस कौन कौन सी हैं? VBB वोल्टेज है, यहाँ पे इस रजिस्टर के पास जो वोल्टेज है वो VB है जो कि बराबर, ठीक है, और सिमिलरली ये VBE है। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगी KVL के थ्रू VBB इज इक्वल टू, दिस इज वोल्टेज राइज, ये बराबर है मेरे पास V ऑफ B के, जो कि मेरे पास इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, प्लस एक और ड्रॉप हो रहा है मेरे पास, ठीक है, एक और ड्रॉप हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड VBE। ये मेरे पास एक और ड्रॉप है। ओके, क्योंकि अगर हम देखें तो मेरे पास VBB हमेशा जो है वो तो VBB ही रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वोल्टेज है जो कि आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं बायसिंग के लिए। VB जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा? ये करंट फ्लो कर रही है, इसकी रेजिस्टेंस भी मुझे पता है, सो दैट वुड बी इक्वल टू IB RB, ये इसके बराबर होगी, और VBE मेरे पास आ गई। ओके, क्या आप यहाँ से इनपुट करंट IB को सेपरेट आउट कर सकते हैं? इस VB आप इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। अगर आप इस इक्वेशन में से इसको सेपरेट आउट करें तो ये बहुत आसान होके आ जाएगा। IB इज इक्वल टू VBB माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि आपको बताती है कि आपके पास इनपुट करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस VBE की वैल्यू मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आपके पास अगर सिलिकॉन डायोड है तो VBE जो है ये मेरे पास फॉरवर्ड जंक्शन है, और इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे सिलिकॉन के इसलिए 0.7 वोल्ट रहेगी। ठीक है, ये नी वोल्टेज है। सो यहाँ पे फिर मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? VBB की वैल्यू और इस RB की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ तो बहुत आसानी से मैं फाइंड कर सकता हूँ IB की वैल्यू। ठीक है, अब IB की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी।
आई बी की वैल्यू मेरे पास है। किसी भी ट्रांजिस्टर का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो बीटा होता है और वो आपको गिवन होता है, कांस्टेंट होता है, वो गिवन होता है कहीं बेस शीट्स में। अगर आप स्पेसिफिकेशन शीट देखें तो उसमें ये HFE की फॉर्म में भी गिवन होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो को गिवन होती है। तो आप इसी फार्मूला के थ्रू आप IC की वैल्यू, आउटपुट करंट अगर मेरे पास हो तो आप आउटपुट करंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं बीटा IB के थ्रू। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास IC भी आ जाएगा। इनिशियली हमने फाइंड किया IB, फिर हमने फाइंड कर लिया IC। अब IC की वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि ये वाली वैल्यू है। क्या अब मैं यहाँ से VCE जो कि मेरे पास आउटपुट करंट है, क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? यस, आई कैन फाइंड इट वेरी इजीली। और जब आप यहाँ पे अब मैं दूसरी जगह पे क्या फाइंड करना चाहता हूँ, VCE। मैं यहाँ पे VCE फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप VCE बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आप KVL अप्लाई करें अगेन यहाँ पे। तो यहाँ पे VCE की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। ये इस दूसरे जंक्शन में होगी। IC हमने फाइंड कर चुके हैं हम लोग यहाँ से इस फार्मूला के थ्रू। इस फार्मूला में हम IB यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने VCE को भी फाइंड कर लिया इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिकली एक फुल साइकिल बन गया कि किसी भी ट्रांजिस्टर को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को हम एनालाइज कर रहे हैं और एनालिसिस के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन दे दी जा चुकी होगी और वो होगा बीटा। बीटा एक किसी भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर की स्पेसिफिकेशन होती है जो कि उसकी करंट एम्प्लीफिकेशन कैपेबिलिटी को बताती है, ठीक है जी। उस बीटा से हमें आउटपुट करंट फाइंड करनी IC, जबकि IC फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इनपुट करंट मौजूद हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट करंट को हमने फर्स्ट इस फार्मूला फर्स्ट लूप जो है हमारे पास बेस एमिटर लूप है, उसे हमने बेस करंट फाइंड किया, IB फाइंड किया, IB से हमने IC फाइंड किया और अल्टीमेटली हमने फिर उससे आउटपुट वोल्टेज VCE भी फाइंड की जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए, ठीक है जी। तो ये सारे स्टेप होंगे जो कि आप लोगों ने अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, कुछ फाइंड आउट करने के लिए कुछ कहा जाता है, तो ये एनालिसिस और ये फार्मूलाज आपको पता हो। आगे भी हम जब बयासिंग करेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें पता होंगी। जहाँ तक बात है कि VBB कहाँ से फाइंड करेंगे, VCC कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये आपको गिवन होगा। किसी भी ट्रांजिस्टर में ये चीज़ें गिवन होती हैं जब उसकी बयासिंग की जाती है, जब उसे ऑपरेट करवाया जाता है। तो ये दोनों वोल्टेजेस, ये एक्सटर्नल DC वोल्टेजेस हैं जो कि आपको गिवन होती हैं, ये आपको खुद फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाहर से पावर सोर्सेज होते हैं जो कि गिवन होते हैं। तो आगे चलते हैं और बीटा के बारे में देखते हैं कि इसे और किस तरह फाइंड किया जाता है। ये एक दूसरा फार्मूला है जिससे में आप किसी भी कर्व से आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी कर्व से आप बीटा की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप मेरे चेंजेस इन IC डिवाइडेड बाय चेंज इन IB फॉर ए कांस्टेंट VCE आउटपुट। VCE what is VCE? VCE is the output voltage in common emitter configuration। तो इसमें आप रेट ऑफ चेंज इन IC डिवाइडेड बाय द चेंज इन IB आप इसे ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके ये हमारे पास बीटा है अगेन। तो यहाँ पे आपको कहा गया है प्रीवियस फार्मूला के मुताबिक कि आप क्या फाइंड करें, आप बीटा फाइंड करें इस कर्व से। और ये आपके पास एक कर्व दे दी गई है। इस कर्व में आप कैसे बीटा फाइंड करेंगे, डेल्टा IC फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह डेल्टा IB फाइंड करेंगे जो कि आपको यहाँ से गिवन है, ठीक है।
ये IB1 है, ये IB2 है। इस कर्व के ऊपर IB1 जो है वो 20 माइक्रो एम्पेयर है, IB2 जो है 30 माइक्रो एम्पेयर है, ये आपने फाइंड किया है। और एक ख़ास स्पेसिफिक VCE के ऊपर जो कि 75 वोल्ट है। सो आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ से पुट की और इससे आपके पास बीटा आ गया। ज़्यादातर तो आपको एक्सक्यूज़ मी, ज़्यादातर आपको जो भी बीटा होगा वो स्पेसिफिकेशन शीट्स में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन शीट्स में बीटा गिवन ना हो और आपको बीटा फाइंड करना हो किसी भी करेक्टरिस्टिक कर्व से, तो ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक कर्व है जहाँ से ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप बीटा की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बीटा AC आपने फाइंड किया, बीटा DC कैसे फाइंड करते हैं उसका भी ये मेथड दिया गया है। इसकी एवरेज निकाल के जो कि 25 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के आपको ये बीटा DC फाइंड करने कहा गया है। लेकिन मैं अगेन आपको ये बता चाहता हूँ कि ज़्यादातर आपको बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है। हमने प्रीवियसली देखा कि बीटा और अल्फ़ा को हमने देखा कि क्या है क्या नहीं है, बट ये जो है ये दोनों के दरमियान रिलेशन है कि अल्फ़ा और बीटा के दरमियान क्या रिलेशन है। सो अल्फ़ा इज़ ऑलवेज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, ठीक है। आपने देखा था कि अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होगी। उसकी वजह ये थी कि कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में आपके पास अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो IC/IE थी। IE की वैल्यू ज़्यादातर या IC के बराबर या उससे ज़्यादा होगी, लेकिन IC से कम नहीं होगी, ठीक है। बट जब बीटा की बात करते हैं तो IC की वैल्यू हमेशा IB से ज़्यादा होती है। इनपुट करंट हमारे पास IB होता है, जबकि कॉमन बेस में हमारे पास इनपुट करंट IE होता है, ठीक है। कॉमन एमिटर में हमारे पास IB होता है, जबकि दोनों केसेस में हमारे पास आउटपुट जो है वो IC पे ही हम फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा यहाँ पे जब हम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास 1 या 1 से कम होगा, जबकि बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली रिलेशन बिटवीन करंट्स आपको पता है कि IC और IB के दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरह हम कर सकते हैं फाइंड। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा जब हमने देखा था कि बीटा इज इक्वल टू IC/IB, जबकि बीटा प्लस 1 जो है ये बराबर है किसके, IE डिवाइडेड बाय IB के, ठीक है। ये इसके बराबर है। ये कैसे हमने फाइंड किया, ये हमने इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू फाइंड किया कि IE की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 प्लस बीटा IE के, ओके। ये इसके बराबर है। ये हमारे पास आया फार्मूला से जो कि है यहाँ पे IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, ओके। अगर हम देखें तो हमारे पास IC की वैल्यू क्या है यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली फाइंड किया है, वो है हमारे पास बीटा IB प्लस IB ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा ये फार्मूला। अगर हम बीटा को कॉमन IB को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू I of B and this is equal to I of B, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ नाउ अंडरस्टैंडेबल कि हमने ये रिलेशन कैसे फाइंड किया यहाँ से। तो ये है हमारे पास ये इक्वेशन। ये इक्वेशन सेट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन सेट आपके बहुत काम आने वाले हैं। किस तरह काम आने वाले हैं कि आप इनको यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। बीटा और अल्फ़ा के दरमियान फॉर एग्जांपल रिलेशन है तो वहाँ पे आप इसे यूज़ करेंगे।
बायसिंग में कहीं भी कुछ फाइंड करना है, आपने बायसिंग वोल्टेज फाइंड करना है, इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है, आपने इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड की हुई है आपने, और इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद आप देखना चाहते हैं कि आउटपुट करंट क्या है, वो आप फाइंड करेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस फार्मूलेज में देखा। ये सारी एनालिसिस भी मैंने आपको बता दी। जस्ट इसमें बहुत सिंपली आपने KVL को यूज़ करना है और उससे आप ये सब फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। बेसिकली सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसमें आपके पास कलेक्टर जो है इनपुट और आउटपुट में कॉमन होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल्स में अब कलेक्टर कॉमन होता है। जिस तरह हमने कॉमन बेस को देखा, कॉमन बेस में कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास बेस इनपुट और आउटपुट के दरमियान कॉमन होती थी। इनपुट में भी बेस होती थी, आउटपुट में भी होती थी, और हम बेस को ग्राउंड कर देते थे। सिमिलरली कॉमन एमिटर में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि करंट को एम्पलीफाई करती है, वो पावर को भी एम्पलीफाई करके हमें देती है, तो कॉमन एमिटर में हमारे पास एमिटर जो है वो कॉमन होता है। कॉमन कलेक्टर में हमारे पास कलेक्टर कॉमन होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होती है, जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसे यूज़ किया जाता है। हम इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इस कोर्स में, बट आप लोग ये याद रखें कि इसमें आपके पास इनपुट पे बेस होता है, आउटपुट पे एमिटर होता है, जबकि कलेक्टर दोनों के दरम्यान में कॉमन होता है। ये जो है इनके सिंबल्स और इनके स्पेसिफिकेशन आप देख लें कि दिए गए हैं। बस फ़र्क कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर में क्या है कि ये एरो साइन जो था पहले नीचे था, क्योंकि एमिटर जो है वो कॉमन था। अब ये है ऊपर आ गया है, क्योंकि हम आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं। हम ये आउटपुट अब यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, इसे ग्राउंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल नाउ। ठीक है जी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। स्पेसिफिकेशंस में अगर आप बात करें तो आउटपुट करंट आपके पास जो है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान जो कर्व है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है जी, इसमें जो आउटपुट करंट है वो IE है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो IC है, तो उनके दरमियान हम ये एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन्स को हम डिस्कस करते हैं इस सीरीज में। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो कर्व्स हैं हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में इसकी और जरूरत नहीं। ओके, सो ये एक कर्व है, इसे छोड़ दें अभी। पावर डिसिपेशन। ओके, किसी भी ट्रांजिस्टर में आप पावर डिसिपेशन कैसे फाइंड करते हैं? पावर डिसिपेशन बराबर होता है, जो कि आउटपुट पे पावर डिसिपेशन होती है वो बराबर होती है आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करंट के। ठीक है जी, सो अगर आप बात करें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो डिसिपेशन होती है वो होती है VCB मल्टीप्लाइड बाय IC के बराबर। IC हमारे पास आउटपुट करंट है, VCB आउटपुट वोल्टेज है, तो इनका प्रोडक्ट मुझे आउटपुट जो है पावर डिसिपेटेड, जितनी पावर डिसिपेटेड है वो बताएगा। सिमिलरली कॉमन एमिटर में मेरे पास ये फार्मूला है, VC मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है, IC मेरे पास आउटपुट करंट है, और इनका प्रोडक्ट मुझे पावर डिसिपेटेड बाय द कलेक्टर बताएगा, एट द कलेक्टर टर्मिनल बताएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉमन एमिटर में हमारे पास आउटपुट करंट IE होती है। मैंने अभी आपको बताया कॉमन कलेक्टर में कि आउटपुट जो करंट होती है वो एमिटर करंट होती है, जबकि आउटपुट वोल्टेज हमारे पास VCE ही रहती है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो मुझे डिसिपेटेड पावर के बारे में बताता है कि हमारे पास डिसिपेटेड पावर क्या है, हम उस डिसिपेटेड पावर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको
कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। अब डिसिपेटेड पावर का फ़ायदा क्या है, आपके पास जहाँ पर भी डिसिपेटेड पावर ज़्यादा होगी उसके मुताबिक ही आपने उसकी कवरिंग करनी होगी, उसे हीट सिंक प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। ये डिसिपेटेड पावर फाइंड करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप डिसिपेटेड पावर फाइंड नहीं करते, अगर आप डिसिपेटेड पावर को नहीं देखते तो आपके पास डिवाइस है वो जल सकता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिसिपेटेड पावर डिसिपेशन जो है ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे डिवाइसेस में, बहुत सारी जगहों पे आपको जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो पावर डिसिपेशन होता है या पावर लॉस होता है। तो लॉसेस फाइंड करके आप किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इन्वायरमेंट में आपको लॉस को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें भी पावर डिसिपेशन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है। किसी भी अगर डिवाइस के साथ आप किसी हाई पावर डिसिपेटिंग डिवाइस को लगा दें तो उसकी हीटिंग की वजह से वो दूसरा डिवाइस जल भी सकता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय दी आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज पावर डिसिपेशन आप किसी भी सोर्स में कहीं पे भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, P इज इक्वल टू आई वी के थ्रू, ये आपको पता ही होगा, किसी भी सोर्स में या कहीं भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। जबकि अगर किसी रजिस्टर के क्रॉस आपने पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, ये भी पावर डिसिपेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो ये दो जो आप हैं वो आप रजिस्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये जो आप किसी भी डिवाइस में या किसी भी सोर्स की पावर डिसिपेशन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया पावर डिसिपेशन को, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर जो शीट होती है उसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं, बीटा दिया जाता है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या हैं, करेक्टरिस्टिक इसके क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। ज़्यादातर जो आपके पास जिस शक्ल में ट्रांजिस्टर आता है वो ये वाली शक्ल होती है। इसके अलावा और बहुत सारी शेप्स भी हैं, मैं बताता हूँ। अब इनमें मुख्तलिफ़ टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3। अब इन 1 2 3 का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 2 3 में आपको बता दिया गया है कि ये एमिटर है, 2 बेस है और 3 आपके पास कलेक्टर है। एक्सक्यूज मी। अब आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब आपने इनको किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिमिलरली एरो लगा हुआ है तो एरो आपको ये बता रहा है कि ये काम NPN है या PNP है। तो ये क्योंकि नीचे भी लिखा हुआ एरो भी बता रहा है आपको कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसका मॉडल नंबर क्या है, इसका नंबर है 2N4123, ठीक है। इस फैमिली की है ये, और ये इसके सारे करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। मैक्सिमम पावर रेटिंग दी गई है, पावर रेटिंग में आप इसको कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करें, इनपुट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, बेसिंग वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। थर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये सारी आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब आप इसे जिस कॉन्फ़िगरेशन में चाहें, कॉमन एमिटर में, कॉमन कलेक्टर में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपका दिल चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकेशन शीट है, आप इसे गौर से देखें, आपको इसमें मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपके काम आ सकती हैं। Transistor testing. Let's say you have a transistor and you want to find out the exact terminals, that which terminal is emitter and which terminal is a collector and which is base. तो आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि किसी भी जगह पे कहीं भी जब आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे तो आपके पास जो बेस एमिटर टर्मिनल होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ओके, आपने उसे क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस में आपकी
रेजिस्टेंस इंतहाई कम होती है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह ये होती है कि आपने उसे फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस होने में रेजिस्टेंस कम होती है। तो आप जब भी किसी भी मल्टीमीटर को लगाते हैं इस तरह कि इसका बेस जो है, अगर आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ NPN की, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस के ऊपर आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और इमिटर के ऊपर आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये इसे फॉरवर्ड बायस कर देगा। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होगा तो आप देख सकते हैं कि ये आपको लो रेजिस्टेंस बताना शुरू करेगा। सिमिलरली जब आप इसे दूसरे टर्मिनल जो कि बेस कलेक्टर टर्मिनल है, जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे रिवर्स कंडीशन में, जब आप उसे पॉजिटिव को कलेक्टर के साथ और नेगेटिव को बेस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो आपको क्या करेगा, वो आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस देना शुरू करेगा। इससे आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से टर्मिनल कौन से हैं और आप इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो आपको बीटा और HFE ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। बीटा को बहुत सारी जगह पे HFE भी कहा जाता है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ जगहों पे। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बेसिकली एक ही तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जगहों पे इसे कहा जाता है। तो ये बहुत से ऐसे मल्टीमीटर हैं कि आपको वो बीटा और HFE भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको देखें और इनको अच्छी तरह यूज़ करें। अच्छा, एक छोटी सी असाइनमेंट भी मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, कल तक मैं एक नई असाइनमेंट अपलोड कर दूँगा, तो काइंडली वो असाइनमेंट करें और ड्यू डेट के अंदर अंदर उसे आप क्या कर दें, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है जी। असाइनमेंट का मकसद जो है आपका देखना है कि आप किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह प्रोग्रेस नहीं कर रहे, और इन असाइनमेंट के मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट क्विज इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं, तो ज़रूर कोशिश करें कि जो असाइनमेंट करें उसे सोच समझ के करेंगे, क्योंकि क्विज़ भी असाइनमेंट्स और आपकी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ही होते हैं। तो बग़ैर सोचे समझे या कॉपी पेस्ट करके कहीं से वो असाइनमेंट सबमिट करने का आपको कहीं पे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ इन लेक्चर्स को, इन चीज़ों को सुनें, देखें, जो समझ ना आए वो मुझसे पूछें, दोबारा पूछें, जितनी दफ़ा पूछेंगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप उसे कॉपी पेस्ट करें और बस रट लें चीज़ों को, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है, जो इक्वेशन है, उसे समझ के, उसे देख के करें तो आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी, आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस कोर्स का मकसद ये है कि आप उन चीज़ों को अप्लाई करना सीखें। ओके, लेट्स मूव ऑन। ट्रांजिस्टर टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया पिछली शीट में कि ट्रांजिस्टर मुख्तलिफ शक्लों में आता है। ये कुछ शक्लें हैं, अगर आप देखें ये सारी शक्लें हैं। अब इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर, अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं, एक तो इसमें बात याद रखें कि इन ट्रांजिस्टर्स में आपके पास 3 टर्मिनल्स होंगे, एक इमिटर होगा, एक बेस होगा, एक कलेक्टर होगा। बट आपने उनको पहचानना कैसे है? आप उनको पहचान सकते हैं जस्ट किसी भी स्पेसिफिकेशन शीट से, ठीक है। आपके वो उसकी स्पेसिफिकेशन शीट होगी, उसके ऊपर लिखा होगा। लेट्स से अगर मैं आपको ये वाला ट्रांजिस्टर दे दूं तो इसमें तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनल जो बहुत आसानी से लिखे गए हैं, बट अगर आपको इस तरह का ट्रांजिस्टर मिल जाए तो आप कैसे देखेंगे कि कौन सी टर्मिनल इमिटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है? आप नहीं देख सकते। तो ये आपको फिर इसके स्पेसिफिकेशन शीट में देखना होता है, आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होती है कि क्या है क्या नहीं है, और ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, ठीक है जी। सो ये था ट्रांजिस्टर आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि किसी भी ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है कि उसमें डिफरेंट टर्मिनल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि कौन कौन से टर्मिनल हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की बहुत सारी बातें, जिसमें थी किसी भी ट्रांजिस्टर में, किसी भी चीज़ में, किसी भी ट्रांजिस्टर में अगर आप लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखना चाहते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होंगी, आप कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 3 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखी, बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और आखिर में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को भी डिस्कस किया। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रांजिस्टर बायसिंग का।
सो हम बायसिंग देख लेते हैं कि बायसिंग बेसिकली चीज़ क्या है। बायसिंग मैंने आपको बताया था डायोड के अंदर के बायसिंग डायोड के अंदर एक ऐसी प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डीसी वोल्टेजेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम बायसिंग में क्या करते हैं, डीसी वोल्टेजेस को अप्लाई करते हैं, उसे पावर ऑन करते हैं और उसके बाद वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, बायसिंग में तो जो हमने अभी तक बायसिंग यूज़ की, हमने क्या क्या चीज़ें की थी। हमने इनपुट के ऊपर कॉमन बेस में हमने इनपुट के ऊपर VEE अप्लाई किया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कॉमन बेस में हमने इनपुट के ऊपर VEE अप्लाई किया था और आउटपुट के ऊपर VCC अप्लाई किया था। सिमिलरली इसी तरह आपने क्या किया था, आपने कॉमन एमिटर में इनपुट के ऊपर VBB अप्लाई किया था और आउटपुट पे VCC अप्लाई किया था। इसी तरह आपने जब कॉमन कलेक्टर की बात की तो इनपुट के ऊपर आपने VBB अप्लाई किया और आउटपुट के ऊपर VEE अप्लाई किया। तो इन स्पेसिफिकेशन में हमने देखा कि बायसिंग क्या है। तो बायसिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें आप इनपुट के ऊपर या आउटपुट के ऊपर डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं ताकि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। जहाँ पे आप उसे एज ए एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं, एज अ स्विच यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाए। ठीक है, इसमें आप देखते हैं ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। ओके, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास किसी भी बायसिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम सिर्फ इसके आउटलाइन लेते हैं कि बायसिंग क्या है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स कैसे यूज़ की जाती हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती हैं। ठीक है जी। सो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं इसमें डिफरेंट। इन सारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स में आपने किसको सेलेक्ट करना है ये आपको बायसिंग बताती है। ठीक है, आपने किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट को, जिसे क्यू पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट भी कहा जाता है, कि आपने कैसे सेलेक्ट करना है ये आपको बायसिंग बताती है। और बायसिंग में हम इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके पास अगर देखें तो किसी भी ट्रांजिस्टर को जब आप ऑपरेट करवाते हैं तो आपके पास 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, पहली स्टेट जो होती है वो होती है एक्टिव और लीनियर ऑपरेशन रीजन की, जिसमें आपको बेस एमिटर जंक्शन है इसे फॉरवर्ड बायस करवाना होता है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो एम्प्लीफिकेशन में आपको चाहिए होता है एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में बेस एमिटर जंक्शन वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन, अगर आप कॉमन बेस की बात करें तो वो आपके पास हमेशा रिवर्स बायस होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिमिलरली कट ऑफ रीजन में आपके पास बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, जबकि सैचुरेशन में दोनों जो हैं वो आपके पास फॉरवर्ड बायस होते हैं। कट ऑफ में दोनों जो हैं आपके पास रिवर्स होते हैं और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इस तरह काम करती हैं। अब इन सारी चीज़ों को लाने के लिए आपको बायसिंग की ज़रूरत होती है, आपको एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो कि आप यहाँ पे आप देखते हैं और ये चीज़ फिर आपके काम आती है आगे मुख्तलिफ चीज़ों में। ओके, डीसी बायसिंग जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट हैं। बहुत सारी डीसी बायसिंग टेक्निक्स हैं। फिक्स बायस है, एमिटर स्टेबलाइजर है, कलेक्टर लूप है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है और डीसी बायस एज अ फीडबैक है। सो मैं मेन फोकस करूँगा वोल्टेज डिवाइडर बायस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इन सारी चीज़ बायसिंग टेक्निक्स को देखेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं और कहाँ पे नहीं यूज़ होती। तो ये हमारा कंसर्न रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे फिक्स्ड बायस को। फिक्स बायस में आप देख सकते हैं कि आप मुख्तलिफ बायसिंग वोल्टेजेस को यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि ये किस रीजन में है, किस रीजन में नहीं है, डिफरेंट इक्वेशंस क्या हैं। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे इतना काफ़ी है। इसमें हम लोगों ने बायसिंग का इंट्रोडक्शन भी देख लिया कि बायसिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं
तो ये हमने आज देखा। इसके अलावा हमने प्रीवियस चैप्टर में वो सारी चीज़ें भी देखी जो कि रिक्वायर्ड थी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कि हमारे पास कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन थी। उनके पैरामीटर्स क्या थे, अल्फ़ा बीटा, डिफरेंट करंट्स क्या थी, डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स क्या थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। इंशाल्लाह हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्टर में। और असाइनमेंट प्लीज़ आप टाइम पे सबमिट करा दीजिएगा जब मैं सब आपको दूँ। तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द इंटरैक्टिव सेशन। थैंक यू।